केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 सवाल तय किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा है। सुजाता हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। ओवर टू यू सुजाता। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए। अंतरिम जमानत मिलने का मतलब है ईडी को झटका है, क्योंकि इस गिरफ्तारी को अवैध बताया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अब इस मामले में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से कि जब तक इस मामले को बड़ी बेंच सुनेगी तब तक अंतरिम राहत हम देते हैं अरविंद केजरीवाल को। ये बहुत बड़ी राहत है और इस केस में अब नई दिशा तय हो सकती है, क्योंकि एक फैसला नजीर बनता है बाकी फैसलों के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल को। 21 मार्च को इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की और ईडी ने कहा था कि वो सरगना है। सीबीआई भी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे घोटाले के सरगना है। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है। पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को राहत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत पर रोक लगा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। अब इस मामले पर तस्वीर साफ हो गई है कि अंतरिम जमानत मिल गई है। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मामला बड़ी बेंच में होगा। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, किस तरह से इस अंतरिम जमानत का विरोध कर सकेगी ईडी? देखिए ईडी के पास मौका होगा, क्योंकि बड़ी बेंच को ये भेजा जाएगा मामला, और इसीलिए जाहिर तौर पर ईडी के सामने मौका है, क्योंकि ईडी ये कह रही है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेकर भी बहुत सारे सबूत उसने जुटा लिए हैं और तमाम जो तफ्तीश है 2 साल की उसमें क्या कुछ हुआ, तमाम जो कड़ियां हैं जोड़ ली गई हैं। गोवा के चुनाव में पैसा खर्च हुआ, किस तरह से विनोद चौहान नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आया जिस पर ये आरोप है कि उसने पैसा डिलीवर किया था, और 50 करोड़ से ज्यादा का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जो मामला है वो सबूत के तौर पर पेश कर चुकी है ईडी। तमाम चीजें हैं जो ईडी ने कही है। ईडी के पास मौका होगा, लेकिन फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल की राहत है। और अब ईडी को यह देखना होगा कि जो बड़ी बेंच होगी उसमें कब सुनवाई होती है, कितने दिन में सुनवाई होती है, और ऐसा क्या नया ईडी अपनी तरफ से दिखा पाती है जिससे ऐसा लगे कि ईडी का पक्ष ज्यादा मजबूत है। क्योंकि आपको याद होगा ट्रायल कोर्ट ने ईडी के ही केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी सेक्शन 45 के तहत, यानी आप इतने समय में कोई सबूत, प्रत्यक्ष सबूत आरोपी के खिलाफ पेश नहीं कर पाए। हालांकि वो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है जिसमें 17 तारीख को फिर से सुनवाई होने वाली है। लेकिन इस बीच जो ओरिजिनल मामला था, यानी 21 मार्च को जो ईडी ने गिरफ्तारी की अरविंद केजरीवाल ने, उस गिरफ्तारी को ही चुनौती दी थी, अवैध बताया था। 15 अप्रैल को, 9 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को इस मामले में नोटिस दिया गया था। 17 मई को अंतिम सुनवाई हुई थी जब सुरक्षित रखा गया था फैसला, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां हो गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल चुनाव प्रचार के लिए भी मिली थी जब वो 2 जून को वापस उन्होंने सरेंडर किया था और वो वापस जेल गए थे। बाद में ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत तो मिली, लेकिन हाई कोर्ट में उस पर स्टे लग गया। तो अब सीबीआई का मामला भी है, लेकिन ईडी के केस में फिलहाल बड़ी राहत है। और यह समझना जरूरी है कि जब एक जो मामला है उसमें, क्योंकि ज्यादा जो जटिल मामला है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नियम है, नियम कानून जो है वो ईडी के पीएमएलए के मामले में ज्यादा कठिन होता है जमानत पाना। इसीलिए अगर ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को ये राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है तो ये जाहिर तौर पर आगे अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष है वो मजबूत करेगा और इसका अरविंद केजरीवाल का पक्ष मजबूत होगा। इसके पहले संजय सिंह को जमानत मिली, संजय सिंह जेल से बाहर आए, अंतरिम जमानत दूसरी बार मिली अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव प्रचार के लिए उनको राहत मिली थी। अब सबकी नजरें मनीष सिसोदिया पर होंगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के पहले से जेल में है वो, और इसी मामले में। जी, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। दरअसल देखिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जो मामला है वो बिल्कुल अलग अलग है। इस पूरे मामले में जो पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई थी वो मनीष सिसोदिया की थी। मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्रालय देख रहे थे, जितनी भी पॉलिसीज बनी उसमें वो साइन कर रहे थे, तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। इसी वजह से उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस पूरे मामले में जमानत पाना। इसीलिए उन्हें एक बार भी 2 सालों में जमानत नहीं मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला थोड़ा सा अलग है। अरविंद केजरीवाल कोई मंत्रालय नहीं संभाल रहे थे। आबकारी नीतियों में उन्होंने कहा कि डायरेक्शन मैंने दी थी कि कैसी पॉलिसीज बनानी है, लेकिन क्योंकि लिकर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी उन पर नहीं थी, वो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए कोई प्रत्यक्ष लिंक जो था अरविंद केजरीवाल का नहीं हो पाया। हालांकि अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया है और उसके संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। कहा गया है कि जैसे कोई कंपनी अगर कोई भी समझाइएगा, क्योंकि एक तरफ जहां ईडी की तरफ से चार्जशीट तक पेश की गई, इसके
अलावा तमाम दलीलें पेश की जा रही हैं। हाई कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी सही ठहरा दी जाती है और अब सुप्रीम कोर्ट से राहत केजरीवाल को मिल गई है। तो आगे कौन से वो रास्ते, प्रोसीजर ईडी के सामने होंगे? देखिए, विकल्प तो अरविंद केजरीवाल के सामने होंगे ही जब वो इस मामले में माफ कीजिए, ईडी के सामने विकल्प इस मामले में होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो और मजबूती से अपना दावा पेश कर सकती है, क्योंकि ईडी का ये दावा है कि पिछले कुछ महीनों में उसके पास कई ऐसे सबूत आए हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी आपने जो काला धन कमाया उससे आपने कौन सी संपत्तियां अर्जित की, वहां पर कहाँ इन्वेस्ट किया, उससे जुड़े सबूत के बारे में बात गई है। होटल का जिक्र भी है कि कहाँ पर मीटिंग हुई थी, गोवा चुनाव में किस तरह से पैसा ट्रांसफर हुआ था, किसने ये पैसा ट्रांसफर किया था। इन तमाम चीजों का जिक्र ईडी ने कहा कि वो बता चुकी है कि कहां किस। Interim bail by Supreme Court today, and he has been granted interim bail, and the matter has been referred to the larger bench on the issue of whether the arrest was needed or not needed, and about the Section 19 interpretation, etc. The matter has been referred to the larger bench. आई वांट टू नो हिंदी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री बेल केजरीवाल को दिया है और बेल देने के बाद जो मैटर राजर बेंच को रिफर किया गया, उसके बारे में बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। सर, अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये एंट्री बेल जो मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे? Just few minutes back, the Honorable Supreme Court bench has pronounced its judgment. We obviously don't have a copy of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of Section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of Section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर दो ग्राउंड्स थे। हमारे दो ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, ज़रूरत क्या है अरेस्ट की। ज़रूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेस किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेस किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की ज़रूरत कहाँ से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि ज़रूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की ज़रूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि ज़रूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और ज़रूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब इस
क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच पे लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड हैं, 21 मार्च से वो अंदर हैं, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। As far as his interim bail is concerned, he is out on bail. थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ विवेक जैन हैं, अरविंद केजरीवाल के वकील, इनसे हम बात। तो आपको बता दें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से सीधे आप देख रहे थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जरूर मिली है, लेकिन केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि आबकारी नीति मामले में सीबीआई ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी, तो हम जैसा कि आपको बता रहे थे, दरअसल देखिए इस मामले को जरा टेक्निकली समझिए। पीएमएलए यानी ईडी का जो मामला है, इसमें अरेस्टिंग को चुनौती दी गई थी, यानी गिरफ्तार करने की जरूरत है या नहीं है, उस मामले में अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन क्योंकि व्यक्ति एक है, केस दो है, सीबीआई का मामला भी चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबीआई के मामले में जो स्टे लगाया गया है, 17 तारीख को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। यानी ईडी के केस में अंतरिम जमानत तो मिली है, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ही व्यक्ति हैं और अभी अब वो सीबीआई की कस्टडी में है, तो सीबीआई के केस में क्या उन्हें राहत मिलती है, ये फैसला हाईकोर्ट को 17 तारीख को करना है। क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया था सीबीआई ने, और उसके बाद से उनकी जमानत पर स्टे लगा हुआ है। और देखिए जो लॉयर्स हैं वो बात कर रहे हैं। हम फिलहाल अपने सहयोगी से बात करते हैं। अखिलेश जी, आप कोर्ट के अंदर थे। देखिए अखिलेश जी, ये तो पहले भी मालूम था कि अगर आज राहत मिल भी जाए तो फिजिकली जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है कि ओरिजिनल केस में कोर्ट अगर ये मानता है कि अरेस्टिंग की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी, केस ऐसे चल सकता था। बिल्कुल, इस मामले में बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीएमएलए के केस में ही लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी थी और उसके बाद उसको रातों रात चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। लेकिन उसी पीएमएलए मामले में यहाँ पे उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था उन्होंने कि ये गिरफ्तारी ही अवैध है। उन सवालों को फ्रेम करते हुए 3 सवाल फ्रेम किए हैं कि क्या लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल जो है सेक्शन 90 पीएमएलए में आता है कि नहीं आता है। ये चूंकि बड़ी बेंच तय करेगी, वो 3 से ज़्यादा की बेंच होगी और वो तय करेगी, और जब तक तय करेगी तब तक इनको बाहर रखा जाएगा। तो हाईकोर्ट में जो मैटर है, जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और वहाँ पे स्टे है, मामला उस पर चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी पे स्टे लगा है, वो सारी चीज़ें दरकिनार हो गई। अब पीएमएलए मामले में, ईडी मामले में उनको जमानत मिल गई, तत्काल रिहा करने की बात कही, लेकिन टेक्निकली अभी वो सीबीआई मामले में गिरफ्तार है, जिस पर 17 को सुनवाई होनी है। तो अगर 17 को हाईकोर्ट राहत देता है तो केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, 17 तारीख पे डिपेंड करेगा। अखिलेश जी, आपको लगता है कि इस तरह की उम्मीद शायद थी, इसीलिए इस तरह से दोनों जो एजेंसियां हैं वो पैरेलली काम कर रही हैं, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर? देखिए, सीबीआई का कहना है कि हमने साक्ष्यों के आधार पे उनको गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे चार्जशीट 2 दिन पहले फाइल किया है। आज उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको समन किया गया है और उसी चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लिया है। उसी पीएमएलए के मामले में कॉग्निजेंस लिया है। माना है कि प्रेमा फेसाई इनके खिलाफ जो सीबीआई ने सबूत दिए हैं उसमें आरोप दम है, इसलिए उन्होंने उनको समन किया है, वरना कह देती कि अभी और जाँच कीजिए। और उसके बाद अब चार्ज फ्रेम के स्टेज पर आ गया है मामला। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। ईडी का मानना है कि हमने सफिशिएंट एविडेंस दे रखा है, वो बहस यहाँ भी हुई है। लेकिन क्या किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? इसी में कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और वो आरोपी हैं, तो क्या किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को कर्व किया जा सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल था। और क्या उनसे पूछताछ जब नहीं की गई और वो 9 बार नहीं गए तो ये आधार बनता है? ये सारी चीजें बड़ी बेंच डिसाइड करेगी। ये भी बात है ना कि पीएमएलए के जो नियम है वो बहुत कड़े हैं, उसमें जमानत बहुत मुश्किल होती है, उसमें राहत मिल गई है। तो आपको लगता है कि सीबीआई कंपैरेटिवली जो वो है उसके नियम थोड़े आसान माने जाते हैं? इस बड़ी खबर पर हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे।